चाहता तो नहीं था, पर तुम पीछे ही पड़ गए हो तो बताना ही पड़ेगा कि प्यार के नाम से चिड़सी क्यों हो गई है। जानते हो, जब भी कोई प्यार का नाम लेता है तो एक सूखा हुआ जख्म हरा होकर फिर से जलने लगता है और जहन में उन दिनों की याद सहज ही ताजा हो जाती है जब मेरी उससे मुलाकात हुई थी। किससे? समीर ने पूछा। वही यार। कौन वही? पहेली न बुझाओ, साफ साफ कहो न। वही धूप से रंग, फूल से रूप और सुतवा नाक वाली कांच की गुड़िया सी लड़की। अच्छा, वह जो डेरे पर रहा करती थी, जिसका नाम समाहा हुआ करता था? नहीं, उसका नाम समाहा नहीं था। वह तो घर में प्यार से कहां भर जाता था। नाम बताओ? लेकिन नहीं, नाम नहीं बता सकता, मना है। उसने मना कर दिया था कि किसी के आगे नाम न बताऊं, खुदा के आगे भी नहीं। अच्छा, तो क्या समाहा से प्यार हो गया था तुम्हें? हाँ यार, यही तो जुल्म हो गया था। लेकिन कैसे? समीर ने उत्सुकतावश पूछा। अरे यार, वह हमारे घर के करीब ही तो रहा करती थी। फिर बस मैं अनायास उसकी ओर आकर्षित होता चला गया। हालांकि उसकी खूबसूरती ने बिल्कुल भी प्रभावित किया था मुझे, लेकिन उसका अक्सर मेरे बारे में पूछना कि मैं कब, क्यों, कहां और कैसे हूं, उसके इन सारे प्रश्नों ने मुझे लूट लिया। वह यह सारे सवाल मुझसे नहीं, मेरी बहन से पूछा करती थी, जो उसकी सहेली थी। फिर एक दिन सानम ने मुझे बताया कि समाहा तुम्हारी बहुत फिक्र किया करती है। लम्हा भर के लिए मैं सोच में पड़ गया, फिर मुस्कुरा दिया था। सानम कहने लगी, तुम क्यों हंसे? इसलिए कि समझ लो, समाहा की फिक्र बेवजह नहीं है, बहुत हसीन फिक्र है। ये हसीन फिक्र क्या होती है? सानम ने चुटकी लेने के प्रयोजन से पूछा। वह मेरी बात का मतलब समझ गई थी शायद। हम भाई बहनों में बहुत बेतकल्लुफी थी, तभी वह बातें भी कर लेते थे जो आमतौर पर भाई बहनों के दरमियान नहीं होती है। मैंने कहा, जब कोई लड़की बेवजह ही किसी लड़के की फिक्र करने लगे तो यह हसीन फिक्र होती है, मैंने मुस्कुराते हुए बताया था। सानम मेरा जवाब सुनकर खिलखिलाकर हंसने लगी थी। फिर एक दिन सानम ने समाहा को भी छेड़ दिया। उसने पूछा, तुम्हें मेरे भाई की इतनी फिक्र क्यों रहती है? मुझे तो दाल में कुछ काला लग रहा है। पहले तो वह सकपका कर रह गई, फिर संभल कहने लगी, बात दरअसल यह है कि जिसे हमेशा देखते रहो और फिर किसी किसी दिन न देखो तो फिक्र तो लामुहाला होती ही है। अच्छा, अब जरा यह भी तो बताओ कि रोज मेरे भाई को कहां देखती हो? रोज तो तुम मेरे घर आती ही नहीं हो, सानम ने पूछा। समाहा तो भीतर ही भीतर बुरी तरह कटकर रह गई, पर दूसरे ही पल बेहयाई से हंसते हुए बोली, अरे यार, तू नहीं सुधरेगी, हर बात का पोस्टमार्टम करना जरूरी है। मैं कहां देखूंगी भला, अपने कमरे की खिड़की से देखती हूं। वह मेरे घर के सामने से ही तो गुजरते हैं तो नजर पड़ जाती है। ओह, तो इसका मतलब यह हुआ कि तुम मेरे भाई पर डोरे डाल रही हो। सानम ने तो जैसे उसकी दुखती रग पर ही हाथ रख दिया। फिर क्या हुआ? समीर ने उत्सुकतावश पूछा। फिर एक दिन उसके चाचा का कहीं से खत आया, जो पोस्टमैन मेरी डाक में दे गया। वह अक्सर पास पड़ोस के लोगों की डाक मेरी डाक में दे जाता है। मैं उसकी डाक देने चला गया था। उसकी माँ, जो दिखने में काफी सहज मगर स्वभाव से तेजतरार और अधेड़ है, उन्होंने मुझे ऊपर बुला लिया। जब मैं ऊपर पहुंचा तो सामने रन्नो खड़ी थी और पास में ही उसकी फुफ्फी भी, जो करीब करीब समाहा की हम उम्र और हमराज हुआ करती थी। उसकी माँ ने मुझे बैठने को कहा और मैं सोफे पर बैठ टीवी देखने लगा। फिर जब मैं वापस लौटने लगा तो समाहा ने बड़े रहस्यमय ढंग से कागज का एक छोटा टुकड़ा मेरी पॉकेट में डाल दिया। मुझे लगा शायद यह महज एक अहमकाना शरारत भर है। मैंने सपने में भी नहीं सोचा था कि उस कागज के टुकड़े पर यह लिखा होगा, प्रेम, प्रणय, याचना। यह शायद संसार का सबसे छोटा प्रेम पत्र है, जिसमें महज 3 शब्दों में प्रेम के हृदय के भावों को व्यापक रूप से व्यक्त करने की सार्थक चेष्टा की गई है। मेरा विश्वास है कि निश्चित रूप से समाहा ने इसे किसी साहित्यिक इतिहास के ग्रंथ से उड़ाया होगा। बहरहाल जो भी हो, पर यह 3 शब्द मेरे लिए प्यार का कलमा हो गए, जैसे प्रेम भी कोई धर्म हो जिस पर मैं ईमान ले आया था। सोचता हूं, शायद प्रेम एक धर्म ही है, ऐसा धर्म जिसमें आस्था का अर्थ है चाहना और चाहते जाना, तड़पना और तड़पते जाना। यही चाहत जब खुदाबंद करीम की चाहत में बदल जाए तो निजात का जरिया बन जाता है। लेकिन मैं था कि दुनिया के रेगिस्तान में मृगमरीचिका की चाह में भटकता फिर रहा था। यकीन मानो, मैं उसे अब भी बहुत चाहता हूं। सच तो यह है कि वह इतनी सुंदर नहीं जितना उसे चाहता हूं, लेकिन मन की आंखों में उसके सामने सारी दुनिया का सौंदर्य है था।
जब इतना ही चाहते हो तो प्यार क्यों तोड़ दिया? समीर ने अचानक से सवाल कर दिया। नहीं यार, मैं प्यार का धागा तोड़कर कहां भागा, बल्कि प्यार की हर कसम, हर बंधन तो उसने खुद ही तोड़ दिया। मैं तो सोचता हूं कि वह हमेशा हमेशा के लिए मेरी हो जाए। ऐसा न हुआ तो शायद मैं कभी भी एहसास गुनाह की उस तपिश से निजात नहीं पा सकता जो मुझसे से अनचाहे ही हो गया था। पता नहीं कैसे यह अल्फाज मेरी जुबान से निकल गए। कैसा गुनाह? क्या बताऊं यार, जानकर पता नहीं मेरे बारे में क्या सोचोगे, लेकिन मैं सच कहता हूं, मैं ऐसा तो नहीं चाहता था, लेकिन कभी कभी वह सब हो जाता है जो ख्वाब व ख्याल में भी न सोचा हो। एक दिन मैं घर पर अकेला था। सब लोग शादी में गए थे। मैं अपनी परीक्षा की तैयारी के चलते नहीं जा सका था। तब समाहा सानम से मिलने अचानक आ गई थी। उसे नहीं पता था कि सानम शादी में गई है। वह मुझे देखकर वापस जाने लग गई तो मैंने ही उससे खुशामदन कहा, समाहा मेरा एक काम कर दो। क्या काम? वह ठिठक कर खड़ी हो गई थी। समाहा प्लीज मेरे लिए चाय बना दो। बहुत देर से चाय पीने का मन कर रहा है, पर भगोना साफ करने की झंझट सोच सोच कर झुंझलाहट हो रही है। मुझे तो रोना आ रहा है। एक प्याली चाय नहीं खौला सकते तो और क्या कर सकते हो? वह खिलखिलाकर हंसने लगी थी। समाहा यार, मैं सब कुछ कर सकता हूं, मगर यह चाय चूल्हे से खुदा कसम बहुत उलझन होती है। चलो ठीक है, अभी से मैं बना देती हूँ, लेकिन अच्छा है कि खुद बनाना सीख लो। जिंदगी में कैसा भी वक्त आ सकता है। कहते हुए वह किचन की ओर बढ़ गई थी। समाहा अपने लिए भी चाय बना लेना, अकेले पीने में मजा नहीं आएगा। मैंने कुछ बुलंद आवाज में कहा ताकि वह सुन ले। आपने क्या समझा, मैं इतनी बेवकूफ भी नहीं हूं, उसने बहुत बेतकल्लुफी से जवाब दिया था। थोड़ी ही देर में वह चाय की ट्रे लेकर हाजिर थी। मैंने मेज पर बिखरी किताबों को एक तरफ हटाकर ट्रे रखने का इशारा कर बैठने को कहा, पर वह बैठी नहीं और खड़े खड़े ही चाय पीने लगी। उसने चाय पीने के दौरान जब प्याली एक बार ट्रे में रखी तो मुझे न जाने क्या सूझी कि मैंने उसकी प्याली उठाकर एक घूंट चाय पी ली। वह मेरी इस हरकत को अचरज से देखती ही रह गई और खींच कर बोली, ये क्या किया आपने? तो मेरी चाय झूठी कर दी। कहा झूठी? कहा कि मैं तो बस यह देख रहा था कि तुम्हारी चाय कितनी मीठी है, और तुम्हारी चाय सचमुच मेरी चाय से मीठी है, मैंने बेहयाई से मुस्कुराते हुए कहा। क्या कहा? ज्यादा मीठी? पूरे पागल हो, ज्यादा मीठी कैसे हो सकती है? कैसे का क्या बताऊं, तुम समझ भी कैसे सकती हो, लेकिन मीठी तो है क्योंकि उसमें तुम्हारे होठों की मिठास जो शामिल है, जिसका एहसास मैं ही कर सकता हूं ना। मैं एक झोंक में कहता चला गया। मेरी बात सुनकर उसका चेहरा शर्म से तमतमा कर सुरखरू हो गया था। वह धीमे से बोली थी, मैं तो आपको निहायत सीधा समझती थी, लेकिन आप में तो इतने बल हैं जितने रस्सी में भी नहीं होते। अच्छा, क्या बल है? खुदाखास्ता ऐसी तोहमत तो न लगाओ। अगर बल ही होते तो तुम्हारे होठों की मिठास को चाय की प्याली के बजाय सीधे सीधे तुम्हारे होठों के लम्ब से न महसूस करता। यही मुझ में बल है शायद। ओहो, तुम क्या बोल रहे हो? सोच तो लिया करो। कभी धोखे में ऐसी हिमाकत करना भी नहीं, बहुत महंगी पड़ेगी, समझे? उसने मेरी ओर घूरते हुए तल्ख लहजे में कहा। महंगी? क्या कर लोगी तुम? मैं जो करूंगी तुमको अंदाजा भी नहीं होगा। यह जो मेरे लंबे लंबे नाखून देखते हो, इन्हीं से चीर कर लहूलुहान कर दूंगी, समझे ना? उसने अपने लंबे नाखून दिखाते हुए कहा। अच्छा तो लो कर दो लहूलुहान। मैंने सहसा हाथ बढ़ाकर उसे बाहों में भींच लिया और उसके संतरे की कांच जैसे सरस होठों पर एक के बाद एक कई चुंबन जड़ दिए और फिर एक लंबा चुंबन। मैं उसके होठों की मिठास को पूरी शिद्दत से महसूस कर रहा था। पहले तो वह कसम साती रही, फिर उसकी बगावत कमजोर पड़ गई। उसके तीखे तेवरों में खासी नरमी आ गई। उसे अपने नाखूनों का होश न रहा और हाथ फिसल कर मेरी पीठ पर पहुंच गए। हवस की आग में हमारा सब कुछ जलकर भस्म हो गया, उसका कौमार्य और नाखून भी। फिर जब वासना की धंधकती आग ठंडी पड़ी तो उसमें से दो बेकफन जिस्म बाहर निकल आए। उस दिन मुझे बहुत पछतावा हो रहा था कि मुझे उससे चाय के लिए नहीं कहना चाहिए था। उसने बेसिन पर जाकर चेहरा साफ किया और शीशे के सामने खड़े होकर बाल सही किए। फिर वह हिजाब पहनकर कहने लगी, मुझे तुम पर बहुत गुस्सा आ रहा है, मेहरबानी करके किसी से कुछ कहना नहीं। मैं तो उससे नजर ही नहीं मिला पा रहा था। बहुत हिम्मत जुटाकर इतना ही कहा था, तुम परेशान ना हो, सब ठीक हो जाएगा, मैं वादा करता हूं। उसने मेरी बात का जवाब नहीं दिया था और चुपचाप बाहर निकल गई थी।
अच्छा, तो बात यहां तक पहुंच गई थी। फिर आपको शादी कर लेनी चाहिए थी, समीर ने कहा, जो अब तक मेरी प्रेम लीला संजीदगी से सुन रहा था। हाँ, चाहता तो यही था मैं भी, पर क्या? दरअसल मेरी भी कुछ खताएं रही और नहीं भी। आप यह कैसी बातें कर रहे हो? मेरे तो कुछ समझ नहीं आ रहा। यार, वह चाहती थी कि कहीं किसी को हमारी मोहब्बत की भनक न लगे और मैं इतनी एहतियातें नहीं बरत पाया, बस यह उसे नागवार गुजर गया। आप समझ सकते हो कि इश्क हो या गुलाब महकता जरूर है, और हुआ भी वही। हालांकि मैंने प्यार की सुगंध को छिपाने की हर मुमकिन कोशिश की थी। मोहल्ले में हमारी एहतियातें निभ गई, मगर कॉलेज में तो चर्चे हो गए। मुझे तो लगता है यह उसका कोरा बहाना था। वह शायद पहले दर्जे की लिज्जत परस्त थी और आगे की बात मैंने अधूरी छोड़ दी। कोई और बात भी तो हो सकती है। आखिर इतने एतमाद के साथ तुम कैसे कह सकते हो? हो सकता है ऐसा कुछ रहा हो, पर सब तरह से गौर करने के बाद मैं इसी नतीजे पर पहुंचता हूं। यार, कुछ बातें ऐसी होती हैं जो कहीं नहीं समझी जाती हैं। अब आप नहीं समझ रहे हो तो मुझे लामहला कहना पड़ेगी। असल में पहले जो हादसा हुआ था उसे मैं महज एक इत्तेफाक समझ रहा था। मैं नहीं चाहता था कि उसकी कभी पुनरावृत्ति हो, लेकिन हुआ वही जो नहीं चाहता था। मैं एक शाम उसके घर गया था। उस दिन चांद की 14वीं रात थी। मौसम बरसात का था। सुबह से वर्षा होती रही थी, पर शाम तक बादल छट चुके थे। मौसम बिल्कुल साफ था। आसमान के आंगन में चांदनी पसरी हुई थी। उसके घर में एक छोटे भाई के सिवा कोई न था। उसकी मां चिकित्सालय में प्रसूतावस्था में भर्ती थी। वह सुबह से ही प्रसव वेदना से पछाड़ खा रही थी। अब जाके उसके नन्हे मुन्ने भाई का जन्म हुआ था। समाहा सुबह से अपनी मां को लेकर जिस चिंता में घुलती रही थी, अब उस चिंता से मुक्त और निश्चिंत हो गई थी। उसकी फूफी भी मां के साथ अस्पताल में थी। समाहा के इसी अकेलेपन से फायदा उठाते हुए मैं उसके घर में दंदनाता हुआ जा पहुंचा था। मेरे वहां पहुंचने तक उसका भाई भी सो चुका था। वह एक दूसरे कमरे में सोया था और हम लोग जहां बैठे थे वह बाहरी मेहमानों के बैठने उठने और पढ़ने लिखने का कमरा था। कुछ देर तक मैं तमाम गिले शिकवे करता रहा, लेकिन मैं पूरी तरह से चौकन्ना और भयभीत था, क्योंकि मैं जानता था कि यदि उसके अब्बू या फिर कोई भी जीने से चढ़कर ऊपर आता है तो मुझे हैंडपंप के पाइप के सहारे नीचे उतरकर भागना होगा। मैं पहले ऐसा कर चुका था और ऐसे पाइप के द्वारा बंदर की तरह नीचे उतरने में हाथों की कलाइयों की खाल बुरी तरह छिल जाती थी। जब मैं नल के द्वारा नीचे उतर रहा होता था तो समाहा नल चलाकर पानी भरने लगती थी, ताकि किसी को यह संदेह न हो कि नल अकारण ही हिल रहा है। बात करते करते वह कहने लगी, यार, आपको चाय पिलाते हैं, तुम जरा यहाँ ठहरो, मैं अभी चाय बना लाती हूँ। वह अचानक उठ खड़ी हुई, पर मुझे उसका यह व्यवहार अच्छा नहीं लगा। मैं भी खीज और झुंझलाहट के साथ उठ खड़ा हुआ। मैंने उससे कहा, ठीक है, तुम चाय पियो, मैं तो चला। मुझे नहीं पीना तुम्हारी चाय। वह शायद मेरी खीज को ताड़ गई थी, बोली, अरे यार रुको तो, मैं खुद भी चाय पीना चाहती हूँ। सुबह से जी बहुत बोझिल है, कुछ अच्छा नहीं लग रहा है, मेरा सर दुख रहा है। तुम भी जरा में तुनक जाते हो, गलती तुम्हारी थोड़े ही है। ये सारे लड़के ऐसे ही होते हैं। अब इतनी झाड़ सुनने के बाद हमारे लिए वहां से चले आना संभव न रह गया था। अकेले बैठे बैठे बोर होने के बजाय मैं भी उसके साथ किचन तक चला गया था। वह चाय का बर्तन जूने से रगड़कर साफ करने में व्यस्त थी। ऐसे समय में जब उसके दोनों हाथ बर्तन मांजते हुए विमवार साबुन से अटे थे तो मुझे भी जाने क्या शरारत सूझी। मैं पीछे से उसके कोमल बदन को स्पर्श करने लगा। वह खींच कर कहने लगी, तुम नहीं सुधरोगे, कहीं ऐसा न हो कि मैं तुम्हारा चेहरा इसी स्टील जूने से मांज दूं। तो क्या चेहरा साफ हो जाएगा? मैंने भी बेशर्मी दिखाई। साफ क्या, ये कहूं, चेहरा कहीं दिखाने वाले नहीं रहोगे, समझे ना? वह विफर उठी थी। अरे जालिम, ये करके देख लो, उन्हें ही दर्द होगा। आखिर ये चेहरा भी तुम्हारा ही चेहरा है, अपना कुछ छोड़ा ही कहा तुमने। अच्छा, अब बातें ना बनाओ और यहां दरवाजे के पास चुपचाप खड़े रहो, अंदर मत आना, नहीं तो मेरा हाथ जल जला जाएगा। हर वक्त शरारतें करते रहते हो, हाथ पांव सीधे ही नहीं रहते। उसने आंखें तरेते हुए दरमियान में बंदिश की एक लकीर खींच दी थी। चलो ठीक है, खुदा के लिए अब जल्दी से ये चाय का झमेला खत्म करो। सारी चाय न हुई जैसे हकीमी अर्क खींच रही हो। मुझे सचमुच ही
चाय से उलझन होने लगी थी। वह चाय छान कर वापस कमरे में लौट आई। मैंने जल्दी जल्दी चाय खत्म की और मैं वापस जाने के लिए उठकर खड़ा हो गया। मुझे बहुत डर लग रहा था कि कहीं कोई आ न जाए, क्योंकि मुझे यहाँ आए हुए बहुत वक्त हो चुका था। हवा से लहराते पर्दे की सरसराहट पर भी मेरा दिल जोर जोर धड़क उठता था। मेरे कान जीने की तरफ लगे रहे थे। मैं जिस वक्त जीने की सीढ़ियां उतर रहा था तो वह भी साथ थी, क्योंकि वह मुझे नीचे जीने तक छोड़ने आती थी। जीने की आखिरी सीढ़ी पर उसने अचानक से कहा, ए जरा करीब आओ, लाओ प्यार के हलफनामे पर चुंबन का रशीदी टिकट लगाकर पक्का कर दूं। इसके साथ ही उसने मुझे बाहों में कसकर जकड़ लिया और चाय की मिठास से चिपचिपे होठ मेरे होठों पर रख दिए। इसके साथ ही एक और घटना घटित हुई कि अचानक आसमान में जोर की बिजली चमकी और बादलों की दिल दहला देने वाली गर्जना के साथ धरती की बिजली ने दम तोड़ दिया। समाहा मुझसे और भी कसकर लिपट गई। अब हमारा जा पाना संभव नहीं था, क्योंकि घंघोर वर्षा शुरू हो चुकी थी। हम उल्टे पांव सीढ़ियां चढ़कर कमरे में पहुंच गए। कमरे में घटाटोप अंधकार पसरा था और अंधेरे की वजह से समाहा मेरे समीप खिसक आई थी। उसकी कमल सरीखी भीनी भीनी दहगंध मेरी सांसों में भर रही थी। बाहर मूसलाधार वर्षा हो रही थी जो तेज होती जा रही थी और भीतर दो दिलों की धड़कन। दिल के सागर में धड़कनों का तूफान उमड़ पड़ा था और इस तूफान में सोच की सीपियां छिटक कर किनारे जा लगी थी। हमारी सूझबूझ के बांध टूट चुके थे। कहते हैं अंधेरे में गुनाह के हाथ लंबे हो जाते हैं और अंधेरे का सानिध्य पाकर हम गुनाह के दलदल में फिसल गए। समाहा मेरे करीब होती चली गई और हम दोनों एक बार फिर वासना के सागर में डूब गए, डूबते चले गए। फिर जब वासना का तूफान थमा तो हम एक दूसरे से छिटक कर ऐसे दूर हो गए जैसे तूफान में डूबने वालों की लाशें किनारे आ लगती हैं। इस बार व्यभिचार की आग इतनी भयानक थी कि हमारा रहास स्वाभिमान भी इस आग में जल गया और शायद इसी आग में वह प्यार भी भरम हो गया जो दो दिलों के प्रणय बंधन का सौंदर्य होता है। बाहर वर्षा थम चुकी थी और उजली चांदनी ऐसे छिटकी थी जैसे वर्षा कभी हुई ही नहीं। मुझे अपने आप पर क्रोध आ रहा था और मन में प्रायश्चित का गहरा दुख भरा था। सोच रहा था कि मुझे ठहरना नहीं चाहिए था। मुझे समाज से भी खिन्नता कुछ कम नहीं थी। क्या वह मेरा विरोध नहीं कर सकती थी? दुख की गहन अनुभूति से मस्तिष्क दुख रहा था। अब तक समाहा ने लैंप जला लिया था और कमरे में येलो ग्रीन रोशनी फैली थी। मैंने समाहा का चेहरा अपने हाथों में लेकर ऊपर उठाकर कहा, एक बात पूछूं? क्या? उसने बहुत भोलेपन से धीमे स्वर में जवाब दिया, तुम क्या मुझसे इतना भर ही चाहती हो? मैंने उसकी ओर सवालिया नजर से देखा। नहीं, मैं तो तुमसे से प्यार करती हूँ। तुम ऐसा क्यों सोचते हो? वह एक बार भीतर ही भीतर तिलमिला उठी थी। तो फिर यह सब नहीं करना चाहिए था, मैं एक ही सांस में कह गया। तुमने क्यों नहीं रोका अपने आप को? उसने मुझसे ही उल्टा प्रश्न कर दिया। मैं तो तुम्हारे करीब नहीं आया, तुम ही तो बार बार मेरे आगोश में आ गिरी। हाँ, तो मुझे बिजली के कड़कने से डर लग रहा था। इसका मतलब यह तो नहीं तुमको भी क्या ये चाहिए था? अब भोले बन रहे हो, उसने बड़ी मासूमियत से कहा। फिर कहने लगी, अब छोड़ो भी, भूल जाओ यार। होता है, हम एक दूसरे से अलग तो नहीं है। नावा मुझे सांत्वना देने लगी थी। वो तो ठीक है, पर अभी से ये सब ठीक नहीं। यार, तुम मेरा इंतजार करना, मैं जल्दी तुम्हें हमेशा के लिए अपना बनाना चाहता हूं। ठीक है, पर इस वक्त तुम जाओ। मौसम साफ है, इसलिए ये अंदेशा है कि हो सकता है अब्बा आने वाले हों। मैं बोझिल बोझिल कदमों से समाहा के घर से लौट रहा था, लेकिन दिमाग में ख्यालात की आंधी चल रही थी। सोचते सोचते मैं एक ठोस नतीजे पर पहुंच गया। मैंने मन ही मन यह फैसला कर लिया कि मैं समाहा को अपनी दुल्हन बनाकर घर ले आऊंगा। फिर उन्हीं दिनों यह हुआ कि मुझे नौकरी मिला। मेरी ट्रेनिंग बंगलौर में होनी थी। मुझे शीघ्र पहुंचने का कॉल लेटर मिला था और यह सब जीवन में इतनी तेजी से घटित हुआ कि मैं जाते जाते समाहा से मिल भी नहीं पाया था। एयरफोर्स में नौकरी मिली थी, इस पर मुझे खुश होना चाहिए था, पर मैं दुखी था क्योंकि समाहा से दूर जाना असहनीय हो रहा था। मगर नियति को तो यही मंजूर था। मुझे समाहा से दूर जाने की पीड़ा को मन की नंगी पीठ पर कड़ी धूप की तरह सहन करना पड़ा। मेरी पूरे 1 वर्ष बाद बंगलौर से वापसी हुई। मैंने समाहा से मिलने का प्रयास किया और जल्दी ही मिल भी गया, पर उससे मिलने के बाद मेरा दुख गहरा गया क्योंकि उसने मुझसे किनारा कर लिया था। मुलाकात के दौरान वह बड़े रूखेपन से पेश आई। वह कहने लगी, हो सकता है तुम्हें अपनी इस आर्मी की नौकरी पर बहुत फख्र हो।
तुम्हारे घर वालों के लिए इज्जत की बात हो सकती है, लेकिन मैं आर्मी के एक अदना से सिपाही के बारे में नहीं सोच सकती। आए दिन खबरें आती रहती हैं कि कहीं किसी विमान का पायलट जंग के दौरान मारा गया तो कहीं दुश्मनों के हाथों गिरफ्तार हो गया। अक्सर तो यह भी सुनने में आता है कि पूरा का पूरा विमान ही परवाज करते करते गायब हो गया। सोचो, आज तक कितने जेट लापता हुए, किसी का कोई सुराग भी लगा। आर्मी के एक सिपाही की जिंदगी भी कोई जिंदगी है। वर्षों महीनों घरवार और बीवी बच्चों का मुंह नहीं देख पाता है और यह भी कुछ पता नहीं रहता कि कब बलि का बकरा बन जाए। वह बिना यह सोचे धारा प्रवाह कहती जा रही थी कि मुझे उसकी इन बातों से कितनी शदीद तकलीफ हो रही होगी। शायद वह ऐसी बातें मुझे तकलीफ पहुंचाने के लिए ही कह रही थी। समाहा, प्लीज बस करो। कम से कम मुझे यूं जलील करने का तुमको कोई हक नहीं है, मैंने लगभग चीखते हुए लहजे में कहा। जलील होने के लिए मैंने तो तुम्हें नहीं बुलाया, तुम खुद ही तो आए हो। क्यों आए आखिर? उसने निहायत ढिठाई से कहा। हाँ, खुद आया हूँ, अपनी पहली वाली समाहा के पास, जो मुझसे प्यार करती थी, मेरे लिए जान छिड़कती थी। लेकिन आज जो समाहा सामने है वह तो बिल्कुल दूसरी ही है। मेरे तो कुछ समझ नहीं आ रहा है, आखिर तुम कैसी बातें कर रही हो? तुम्हें हो क्या गया है? यार जरा याद करो, जहन पर जोर डालो। एक दिन तुमने भी तो आर्मी में जाने के लिए मेरा हौसला बढ़ाया था। मैंने उसे याद दिलाया कि वह किस तरह से एक फौजी पर नाज वफ्र करती थी। उसके दिल में देश की आर्मी के लिए किस कदर इज्जत और एहतराम था। हाँ, कहा था, लेकिन जिंदगी को लेकर तब मैं इतनी संजीदगी से नहीं सोचती थी। तब आर्मी के बारे में मेरी सोच पर स्कूल में सिखाई गई बातों का असर था। मैं निजी तौर पर अपने घर और जिंदगी के पहलुओं को लेकर नहीं सोचती थी। मैं उसकी सोच और फैसले पर हैरान था। समाहा, क्या पागलपन है? तुम जिस मौत को लेकर इतनी टेंशन ले रही हो वह तो कभी भी और कहीं भी आ सकती है। आदमी घर से अच्छा भला निकलता है, अचानक रास्ते में कार एक्सीडेंट हो जाती है और सब खत्म हो जाता है। हाँ सही है, लेकिन कार जमीन पर है तो बचने के चीसेज भी रहते हैं, पर जो चीज आसमान की ऊंचाई से गिरे उसमें कोई गुंजाइश भी नहीं होती है। फिलहाल बहस नहीं है, मैंने अपना फैसला कर लिया है। समाहा, प्लीज ऐसा न करो। देखो, मैं तुम्हें शिद्दत से चाहता हूं, मैं तुम्हारे बिना नहीं रह सकता हूं। मैं उसकी खुशामद पर आ गया था, सभी लड़के यही कहते हैं, पर होता किसी को जुकाम तक नहीं है। उसने मेरी बात व्यंग्य से हंसते हुए हवा में उड़ा दी। मैं तो उसको समझाते और मन्नतें करके हार गया। यार, यह समाहा कमबख्त बड़ी संदिल लड़की है, उसने तो हद ही कर दी। मेरे तो समझ ही नहीं आ रहा कि उसने ऐसा क्यों कहा। समीर ने एक सरदाह भरते हुए कह, जो अब तक मेरी आपबीती संजीदगी से सुन रहा था। मैं खुद नहीं समझ सका आखिर उसने यह सब क्यों किया। वह बड़े दिल की मालिक है, इतना सब भूल सकती है, लेकिन मैं एक बात आज अच्छी तरह से जान गया हूं कि हर लड़की के मन में प्यार की भावनाएं कम गहरी और अस्थायी होती हैं। मैं तो बस इतना भर ही कह सकता हूं कि मैंने जिस लड़की से प्यार किया, जिसको सनम समझकर वर्षों तक दिल में बसा कर रखा, वह मिट्टी के सनम साबित हुई। क्या वह तुम्हारी आखिरी मुलाकात थी समाहा से, या बाद में भी मिलना हुआ? समीर सहसा ही पूछ बैठा। नहीं भाई, आखिरी मुलाकात नहीं थी, मैं एक बार फिर मिला था। हताश प्रेमी के मन और हारे हुए जुआरी की कोई भी कोशिश आखिरी नहीं होती है। एक दिन एक दोस्त के यहाँ मेरा समाहा से आमना सामना हो गया था। वह ईद के मौके पर उसकी बहन सबीहा से मिलने आई हुई थी। सबीहा ने ही मुझे मिलने का मौका फराहम किया था। वह भी चाहती थी कि हमारे बीच जो मनमुटाव है खत्म हो जाए। तब क्या कहा तुमने? समीर ने उत्सुकता से पूछा। मैं ज्यादा कुछ कहने की हालत में नहीं था और कह भी क्या सकता था, उस पर तो किसी बात का असर ही नहीं हो रहा था। फिर भी मैंने उसे एक बार दोबारा से अपने फैसले पर गौर करने को कहा। समाहा, प्लीज एक बार मेरी खुशी के लिए सोचो। मेरे उन ख्वाबों को ताबीर में बदल दो जो तुमने ही दिखाए हैं। तुम मेरी मोहब्बत की हकीकत बन जाओ। मैं तुम्हारी सब तरह के सपनों, तुम्हारी सब ख्वाहिशात को पूरा करने की कोशिश करूंगा। मैं एक बार फिर उससे मन्नतें करने पर आमादा था। प्लीज अब इस बारे में बात न करो। मैं कुछ सुनना नहीं चाहती, बल्कि तुम्हारी बातों से मुझे कोफ्त हो रही है। मैं वह सब भूल जाना चाहती हूँ और तुम मुझे कुरेद कुरेद कर याद दिला रहे हो। तुम एक मतलब परस्त इंसान हो, घिन आती है तुम्हारी बातों से। तुम सिर्फ अपने बारे में, अपनी खुशी के बारे में सोचते हो। तुम्हें तो जैसे किसी के जज्बात से कोई सरोकार ही नहीं। हद हो गई। जितनी खुशी और प्यार मैंने तुम्हें दिया उससे तुम मुतमईन ही नहीं।
तुम तो अपनी खुशी के लिए किसी की जिंदगी ही मांगने पर उतारू हो, पर मैं ऐसा नहीं कर सकती हूँ क्योंकि मैं अपनी जिंदगी अपने तरह से जीना चाहती हूँ, वह कहती गई और मैं उसके चेहरे पर टकटकी लगाए सुनता गया। तुम इतना कुछ भूल सकती हो, बड़े दिल की मालिक हो, यह तुम्हारे ही बस की बात है, पर मैं नहीं भुला सकता, शायद कभी भी नहीं। मैं तो एहसास गुनाह की तपिश में हमेशा तपता झुलसता रहूंगा। अपराध बोध की अंतहीन पीड़ा से कभी मुक्त नहीं हो पाऊंगा और मेरे इन गंदे हाथों को 7 समुद्र का पानी भी पवित्र नहीं कर पाएगा। तुम जानती हो कि मैंने जीवन में तुमसे और सिर्फ तुमसे प्यार किया है, तुम्हारे सिवा किसी के बारे में सपने में भी नहीं सोचा। मैं समझता हूं तुम्हारे सिवा मेरे गहन प्यार की अधिकारी कोई नहीं हो सकती है, लेकिन अब इन सब बातों से फायदा, उसने अनमने भाव से कहा। शायद कुछ नहीं, बस मन का बोझ हल्का हो जाएगा, दिल की भड़ास निकल जाएगी। कौन जाने तुम्हें मेरी हालत पर तरस ही आ जाए और यहीं से जिंदगी में खुशी का कोई सोता फूट पड़े। मेरी बात पर फुर्सत में बैठकर गौर कीजिएगा। मैंने आखिरी बार समाहा से इल्तिजा की थी, लेकिन मैं कुछ नहीं सोच सकती, न अभी और न बाद में। समाहा ने 2 टूक जवाब दिया। समाहा, तुम मेरे साथ अच्छा नहीं कर रही हो। खुदा ने चाहा तो तुम्हें इसका अज्र जरूर मिलेगा। तुम किसी को दुख देकर कभी सुखी नहीं हो सकती हो। गम और गुस्से से मेरी जुबान से उसके लिए बद्दुआ निकलने लगा। मुझे अफसोस है कि मेरी वजह से तुम्हारे जज्बात को ठेस पहुंची और दुख हो रहा है, लेकिन मैं मजबूर हूं क्योंकि मैं किसी दूसरे के साथ के सपने देखने लगी हूं जो हमेशा मेरे पास रहेगा और सचमुच लाफानी खुशियां दे सकेगा। उसकी बात सुनकर मैं असहनीय मानसिक पीड़ा और क्रोध से तिलमिला उठा था। मैंने दुहक और ईर्ष्या से कांपते स्वर में तिरस्कार किया, और यह जरूरी नहीं कि यह तुम्हारी आखिरी मोहब्बत और सपना हो। सपने तो सपने ही हैं, उनके अंत का क्या? तुम यह भी सोच सकते हो। उसके चेहरे पर एक कुटिल हंसी बिखर गई थी। मेरी सहन शक्ति जवाब दे चुकी थी। जी तो चाहता था कि हाथ बढ़ाकर समाहा का मुंह ही नोच लूं। अनुनयाचना के शब्दों का तो उसके समीप कोई अर्थ ही नहीं था, फिर भी बहुत साहस बटोर कर मैंने सचमुच ही गंभीर होकर कहा, अगर इसी तरह से एक दिन साथ छोड़ जाना था तो तुम्हें पार का नाटक करके मेरी जिंदगी से खिलवाड़ नहीं करना चाहिए था। प्यार? कैसा प्यार? कहाँ का प्यार? प्यार होता ही गया है। वह तो सड़क से शुरू होता है और बिस्तर पर खत्म हो जाता है। समाहा प्यार की ऐसी परिभाषा बताकर खिलखिला कर हंस पड़ी और मैं ठगा सा उसका मुंह देखता भर रह गया।